हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जो जीएस का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मध्यकालीन भारत का इतिहास से 40 प्रश्नों के बाद जो और 40 प्रश्न बचे हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लोग इस क्लास का पहला भाग यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो 40 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए वो ग्रुप से जुड़ जाएं। उन लोगों को जो भी क्लास होती है पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 41वां प्रश्न। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है तबकात-ए-नासिरी। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है, मिन्हाज-उस-सिराज तबकात-ए-नासिरी का लेखक है। ठीक है, तबकात-ए-नासिरी मिन्हाज-उस-सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। जब ये प्रश्न पुटअप कर दिया है तो ये भी पूछ सकता है कि जो तबकात-ए-नासिरी है जिसके लेखक है मिन्हाज-उस-सिराज वह किसको समर्पित है? सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। ठीक है, यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिन्हाज प्रथम इतिहासकार हैं जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इसमें सबसे जो सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से ही प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 उसके पहले 44 के बारे में कुछ लिखा गया है, आइए देखते हैं। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया। ठीक है, ये कोटेशन यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? निजामुद्दीन
औलिया, ठीक है। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 45 है कि बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, जिनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, ठीक है। हम लोग हिंदी में जो भक्ति काल पढ़ रहे थे उसमें भी इसकी चर्चा हुई है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पूछे कि पद्मावत की रचना किस काल में हुई तो 1540 में। इसका प्रकाशन वर्ष अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी के दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। ये कौन कह रहा है? बाबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में, ठीक है। हुमायूं ने चुनार पर 1532 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, ठीक है, 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी सन भी याद रखिएगा, 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार थे, वो उन्होंने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः यानी चारों ओर एक बाग की रचना हुई है। प्रश्न नंबर 50 है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। भाषा भी याद रखिएगा, फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। प्रश्न नंबर 51 है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो इसका एक ट्रिक है, देव चौकस, ठीक है, देव चौकस, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा देवरा, उसके बाद से चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी में है देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है, देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराहा यानी देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में
हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां, जिसका नाम शेरशाह भी है, की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि ली। ठीक है। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। प्रश्न नंबर 53 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, सासाराम बिहार। ठीक है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। प्रश्न नंबर 54 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां। ठीक है, हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया। प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बने। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, ये सन याद रखिएगा, 1562 ईस्वी में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, प्रश्न नंबर 56, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? 1576 में। ठीक है। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रश्न नंबर 57 है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ।
अकबर के शासनकाल में, ठीक है। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गईं। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी जिसका समय काल है वह था, ठीक है। प्रश्न नंबर 58 है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। प्रश्न नंबर 59 है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नूरजहां। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से लेकर 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, परचिनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है। पच्चीकारी या परचिनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद-उद-दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। प्रश्न नंबर 61 है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने का तरीका, ठीक है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण करने की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थीं। वो कौन सी है 3 प्रणालियां? आइए देखते हैं। पहला है नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा है नकदी अथवा जबदी तथा तीसरा है गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी। पहला खेत बटाई, दूसरा लंक बटाई एवं तीसरा रास बटाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो आपका उत्तर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, ठीक है। यहाँ चित्रकारी के लिए कारखाना है निगार कारखाना और यहाँ पर तस्वीर खाना, ठीक है, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था ज्ञातव्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर 63 है, दास्तान-ए-हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुस्समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अबुल हसन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अकबर, ठीक है, अकबर। यहाँ ऑप्शन में अकबर नहीं दिया गया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अकबर। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान-ए-अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, ठीक है। बदायूं और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच इंटू 20 इंच यानी 20 इंच आकार का वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो की एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है।
प्रश्न नंबर 64 है, यूरोप चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर के दरबार में हुआ। ठीक है, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। व्यक्ति विशेष का चित्रण, दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी स्वर्णकाल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके दरबारी थे? तो अकबर के। ठीक है, अकबर के राज दरबारी थे दसवंत और बसावन। दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकर्ण, तारा, सामल और हरिवंश। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी मुगल चित्रकला। ठीक है, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अकबर की। ठीक है, अकबर की उपज थी जाप्ती प्रणाली। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भूमि राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। प्रश्न नंबर 68 है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टवर्नियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी। तो आपका उत्तर हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया। प्रश्न नंबर 69 है, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। प्रश्न नंबर 70 है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा में क्या आएगा? इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में क्या होता था? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। यहाँ 2 गुने और यहाँ 3 गुने। ठीक है,
प्रश्न नंबर 71 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा कंधार। कंधार थी झगड़े की जड़ ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच। ठीक है, कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। प्रश्न नंबर 72 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां। तो आपका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव। ठीक है, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.N. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्णकाल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल का स्वर्णकाल माना है। प्रश्न नंबर 74, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दारुल इस्लाम। ठीक है, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारधारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज्य सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। प्रश्न नंबर 75 है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। जन्म हुआ था बिहार में और मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 76 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब शब्द को ध्यान रखिएगा। मुहतसिब था, क्या था? लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, लोक आचरण अधिकारी था मुहतसिब। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर में निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। प्रश्न नंबर 77 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, भूमि की ओर इंगित करता है। मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि है। ठीक है, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। एक और नाम है सयूर गाल। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। प्रश्न नंबर 78 है,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हजार अशर्फियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में जा रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास से जो 79 प्रश्न थे, लगभग 80 प्रश्न थे, उसको दो क्लास में हम लोग पढ़ लिए। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास में बहुत सारे प्रश्न हैं और प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।